गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं सेट 3 केमिस्ट्री पेपर जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा उसको समझने की कोशिश करना। दोबारा जो आप गलती करते आ रहे हैं वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स वाला, ठीक है। दैट इज सेक्शन ए। सेक्शन ए का क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। ट्रू है या फॉल्स है? देखो रियल में आपने आंसर लिखा है ट्रू, तो चलो ये ठीक है, ट्रू हमने यहाँ पे सही करे हैं। लेकिन अगर आप पूरा अगर डेप्थ में जाएंगे तो जीरो ऑर्डर के केस में मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के केस में ये करता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट होता है वो क्या होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0, और ए टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया आपका 1, क्योंकि पावर 0 है। तो रेट जो वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रेट ले लेते हो किसके लिए? 1 ऑर्डर के लिए, तो के इंटू ए टू द पावर 1 है ना, तो फिर इस पे डिपेंड करेगा। अगर आप सेकेंड ऑर्डर की बात करते हो तो आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, तो सेकेंड ऑर्डर के केस में भी करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के केस में करता है, जीरो ऑर्डर के केस में नहीं करता है। बट आप जनरली अगर पूछा जाए तो आप ट्रू लिख के आएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कहता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन्स आर द ऑर्डर ऑफ। ये तो बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि यहां पे बच्चे ने क्या लिखा है? बच्चे ने लिखा है यहां पर फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स इसने गलत लिखा है, तो हमने यहां पे क्रॉस लगा दिए। ट्रू है, क्यों है? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का, है ना। तो यहाँ पर आर आर तो दोनों सेम ही है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आर बी आर है और दूसरा क्या है आर सी एल, तो आर आर तो सेम ही है, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किस पे पड़ेगा? क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोलर मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास ले लो या ब्रोमीन का एटॉमिक मास ले लो, इस पे तो क्लोरीन का कम होता है, ब्रोमीन का ज़्यादा होता है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसने गलत लिखा है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे, राइट। चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि जो अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं मेटल हाइड्राइड से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। फॉर्मल्डिहाइड अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉल्स है बच्चा, ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये इसने फॉल्स लिखा है जो कि गलत है, ये ट्रू है। यहाँ पर क्या बनता है? ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन बनता है। रिएक्शन में मैं लिखूं, रिएक्शन में लिख के दिखाता हूं क्या होगा, आप याद कर लेना उसको। तो रिएक्शन देखिए, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया गिव्स हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन मतलब CH2 6 बार देगा और टेट्राअमाइन होगा। तो ये हमने क्या ले लिया देखिए, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले लिया 6 टाइम्स, ये बैलेंसिंग है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये बनता है आपका, ये मेन प्रोडक्ट है। दिखा आपको कि नहीं दिखा? ये मेन प्रोडक्ट है और इसी को बोलते हैं हम हेक्सामिथाइलिन, CH2 6 टाइम है और N4 है तो टेट्राअमाइन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको होगा यहाँ पर, तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है, फॉल्स नहीं है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। प्रोटीन कौन नहीं है? आपको पता है उल, नेल, हेयर सब प्रोटीन है, डीएनए प्रोटीन नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड, तो ये प्रोटीन है नहीं। तो यहाँ पे उल लिखा है बच्चे, तो गलत है, ये भी गलत है, उल नहीं होगा, डीएनए होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये सब आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, इसको मैच कर लेना, ठीक है बच्चा। ये सब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा, आंसर आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम सेक्शन बी पर, दैट इज जो आपको 2 मार्क्स कैरी करता है, राइट। चलिए सेक्शन बी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करने आता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कीजिए। दिस इज द एक्सटर्नल एनर्जी विच इज गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे, उसके बाद इसका आप ग्राफ बनाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि व्हाई डिफरेंट रिएक्शन प्रोसीड एट डिफरेंट स्पीड्स। अलग अलग रिएक्शन अलग अलग स्पीड से क्यों जाता है? बात श्योर है ना। ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉलिजन थ्योरी पे डिपेंड करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तो हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगा, कंसंट्रेशन अलग होगा, टेम्परेचर कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर, आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर? आंसर क्या लिखेंगे कि
different reactions carry forward at different speeds because there would be, क्या हो सकता है, concentration will be different, concentration अलग अलग होगा तो rate of reaction अलग अलग होगी, है ना, स्पीड अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी सबकी अलग अलग होती है, टेम्परेचर सबका अलग अलग हो सकता है, कॉलिजन थ्योरी, जो कॉलाइड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉलिजन करेगा उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, am I right? कैटलिस्ट पे डिपेंड। तो दीज ऑल आर फैक्टर्स, ये सब आपको मेंशन करना है, राइट, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको बहुत बार पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसकी वजह से क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो देखिए इस बच्चे ने ये तो डिफाइन कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेट इंक्रीज कर देता है और नेगेटिव डिक्रीज कर देता है, ये सब तो कोई बात नहीं, आपने लिख दिया। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं हम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, बताइए क्या होता है। तो जो एटॉमिक साइज है, आयोनिक साइज है ना, किसका, 4D सीरीज का और 5D सीरीज के एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज सिमिलर हो जाता है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएगा तो जो एलिमेंट्स है उसका सेपरेशन अलग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाता है, क्यों सिमिलर हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर हुआ, क्योंकि उसके आयोनिक रेडियस सिमिलर हो जाता है ना, क्योंकि वहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं तो सिमिलर साइज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ये सब आपको लिखना है, ये सब ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया बहुत अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पे पहला तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, तो एटॉमिक साइज पहला कॉन्सिक्वेंसेस, आयोनिक साइज और एटॉमिक साइज ऑफ द 4D सीरीज और 5D सीरीज आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर हो जाता है। सेकेंड, ड्यू टू दिस सिमिलरिटीज इन आयोनिक साइज या एटॉमिक साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज गेट सिमिलर हो जाता है, बराबर इक्वल हो जाता है, करीब करीब सिमिलरिटीज हो जाते हैं दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज में, किसके, 4D एंड 5D, और जिसकी वजह से उसको सेपरेट करना, 4D एलिमेंट्स और 5D एलिमेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ये सब लिख लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स, ठीक है। गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स की प्रिपरेशन का वन मेथड देना। तो सबसे पहले देखिए नाइट्राइल्स क्या होता है, नाइट्राइल क्या होता है, यहाँ पर नाइट्राइल को हम CN बोलते हैं, साइनाइड को ही IUPAC नोमेनक्लेचर में नाइट्राइल बोलते हैं, साइनाइड कॉमन नेम है और IUPAC नोमेनक्लेचर में नाइट्राइल बोलते हैं, तो ये साइनाइड है, ठीक है। और साइनाइड का ये डेफिनेशन दे दो, CN अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड भी आप NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, है ना, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, क्लियर हो गया। इस तरह से आप NC लिख दीजिए। उसके बाद आपको कहता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल, तो ये एक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, अल्काइल कोई भी ले लो ना, CH3Cl ले लिया बच्चे ने, और KCN के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। तो CN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कर जाए, मतलब एसन रिएक्शन होने वाला और KCl बाहर निकल जाएगा। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से लिख सकते हैं और 2 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे से बच्चे ने लिखा है और आप भी ऐसे लिखना, ठीक है, अच्छे से आंसर देख लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए कहता है वाटर कार्बालामाइन रिएक्शन। कार्बालामाइन रिएक्शन अमाइन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 डिग्री अमाइन की कार्बालामाइन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड फॉल स्मेल आने लगता है, पढ़ाया गया होगा आपको, फॉल स्मेल आने लगता है। यहां पर क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। एक 1 डिग्री अमाइन की, 1 डिग्री अमाइन ही कार्बालामाइन टेस्ट देता है और साथ में KCl और वाटर की रिमूवल होगी यहाँ पर, ठीक है। और इसका थ्योरी भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। और ये बच्चे ने जनरल एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल दिया, तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। पहला आप जनरल एक्सप्रेशन दे दीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दीजिए, राइट, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फिनॉल इज कन्वर्टेड टू पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, समझ रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, जहां पर आप एनिलीन की रिएक्शन करवा देते हैं, एनिलीन की रिएक्शन करवा देते हैं फिनॉल के साथ, फिनॉल, और एक पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है जिसको हम लोग ऑरेंज डाई बोलते थे, ऑरेंज डाई, फिनॉल ऑल ऑरेंज डाई बोलते थे, याद है आपको। तो इस तरह से ये आपका कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है और रिएक्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, टू प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये तो बहुत बार आ चुका है। पहले आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से CuCl, कौन सा रिएक्शन है ये आपका सेंडमेयर रिएक्शन है, तो उसमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। आपको दूसरा गटरमन रिएक्शन भी याद होगा, सेंडमेयर रिएक्शन, गटरमन रिएक्शन आपको पढ़ाया गया, तो 2 मेथड लिखना है, हो गया, गेम खत्म, सेंडमेयर गटरमन रिएक्शन, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन करना आपको चिलेटिंग लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है? सबसे पहली बात को ये बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, है ना, जो कि दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ और एक चिलेट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। चिलेट्स कंपाउंड होता है जिसकी स्टेबिलिटी हायर स्टेबिलिटी होती है देन द नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। चिलेटिंग लिगेंड में आप क्या ले लेंगे? चिलेटिंग लिगेंड होता है इथेन 1,2 डायामाइन, इथेन 1,2 डायामाइन या ऑक्सलेट, ये सब चिलेटिंग लिगेंड, या EDTA वो लिख सकते हैं। और जो कंपाउंड बनाया सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसको चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कौन सा सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होते हैं? ये डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं। इसने बच्चे ने ये एग्जांपल दिया यहाँ पर, आपको सेंट्रल मेटल एटम पूछ रहा है तो या आयन पूछ रहा है, तो जो जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है लिगेंड से, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल दे सकते हैं आप। ये एग्जांपल कंपाउंड का दिया, आप कॉपर कोई सा भी दे सकते हैं, क्रोमियम कोबाल्ट कोई सा भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स क्यों बनाता है? गिव रीजन। क्या रीजन है इसका? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या होता है? इंडस्ट्रियल स्पेस होता है जिसमें स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आपको पता है ना, ये सब आके क्या हो जाता है, वहां पे डिपॉजिट हो जाता है और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देखिए बच्चा ने बहुत अच्छे से लिखा है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो वो बना लेता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। एक एग्जांपल यहाँ पर देना जरूरी है आपको, आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, शायद हमें जो याद है वो एग्जांपल आप दे सकते हैं। Fe3C या बहुत सारे कंपाउंड आप याद कर सकते हैं, वहां पर एक एग्जांपल भी देना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज जीरो। एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया तो कहता है विल द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्या? बताइए। आपको पता है ना आरएनएस इक्वेशन क्या कहता है? आरएनएस इक्वेशन तो पता है, K = A डॉट माइनस A/RT, है ना, ये आरएनएस इक्वेशन है, देख पा रहे होंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया, ये देखो K = A डॉट E माइनस EA/RT, है ना। अगर इसी को आपने जीरो कर दिया, ऊपर में जीरो है, न्यूमरेटर वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा का पूरा टर्म, तो ऐसे समझो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। और e⁻0 क्या हो जाता है? 1। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? 1, मतलब K = A। तो जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड करेगा? आरएनएस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आरएनएस कांस्टेंट A पे डिपेंड करेगा, एम आई राइट? इस पे डिपेंड करेगा, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, राइट। तो इस तरह से एक्सप्लेन करना बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन बच्चे में एक गलती है, ये बच्चे ना कट कुट बहुत कर रहे हैं। ये पे देखो यहाँ पे कितना कट 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 करके आंसर इन्होंने एक्सप्रेस किया, तो इस तरह से कट नहीं करना बच्चा। अगर आपको आंसर आता है तो अच्छे से लिखिए, K = A डॉट E माइनस EA/RT। EA/RT की वैल्यू, EA को मान लो 0, EA की वैल्यू कितना हो गया? ये वैल्यू हो गया 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो गया? 0, e⁻, तो यहाँ से K = A डॉट e⁻0, e⁻0 = 1, तो ये K इस तरह से पूरा लिखिए अच्छे से हैंडराइटिंग बना के, ठीक है। चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन सी पर चलते हैं, ठीक है। सेक्शन सी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो 1000 बार पूछा गया आपको। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखना था, तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए। प्रोडक्ट के केस में P यहाँ पर प्रोडक्ट है, P क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट, ये याद रखना, प्रोडक्ट के लिए बच्चे ने लिखा है अपीयरेंस, और रिएक्टेंट A ले लिया तो ये अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखा है। उसके बाद कहता है डिस्कस द ब्रीफली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है ना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया, बच्चे ने देखो कितना अच्छे से लिखा है, 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत बार पढ़ाया गया, इतना आप लिख के आना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस ब्रीफली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। 3D एलिमेंट्स कौन कौन होता है? तो सबसे पहले आप 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिखिए। बच्चे ने लिख दिया स्कैंडियम टाइटेनियम से लेके जिंक तक, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ने, ये तो एक बार और आया था, आपको पता होना चाहिए, स्कैंडियम यहाँ पे +2 +3 ये भी शो कर सकता है, तो आप सीधा +3 भी लिख सकते हैं, ज्यादातर यही स्टेबल होता है तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे। मैग्नीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो +7 होता है, और जिंक, कॉपर 1। अच्छा, कॉपर जो शो करता है वो +1 और +2 ही शो करता है। यहाँ पर बच्चे का थोड़ा सा गलती आप याद रखिएगा, कॉपर +1
और +2 ही शो करता है, +1 एंड +2, यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया बच्चे ने, तो ये गलत लिख दिया है, थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना है। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, इसके एग्जांपल भी देना आपको। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर देना, आपको पढ़ाया गया अच्छे से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद इसमें होता क्या है, रियल में क्या होता है, जो लिगेंड होता है ना, एक लिगेंड दूसरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरचेंज हो जाता है, ये इसके साथ हो जाता है और ये इसके साथ आ जाता है। तो बस लिगेंड को क्या कर देना, आपको चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना। क्लियर है, यही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो बच्चे ने वही किया, यहाँ पे लिगेंड को चेंज कर दिया। देखिए इसका लिगेंड है, इसका लिगेंड है CO, ये क्या लिया हुआ है, CO कार्बोनाइल, ठीक है, और यहाँ पर CN। तो अभी CO किसके साथ है, कोबाल्ट के साथ, और अभी CO किसके साथ आ गया, आयरन के साथ, और ये जो CN जो ऊपर में आयरन के साथ था वो किसके साथ आ गया, CN कोबाल्ट के साथ आ गया। तो इंटरचेंज कर देना बस। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ये कन्वर्जन है, ब्रोमो इथेन से आपको नाइट्रो इथेन, इथेन और इथाइल एसीटेट बनाना है। तो नाइट्रो इथेन बनाने के लिए ये ब्रोमो इथेन है कि अल्कोहलिक एक्वस अल्कोहलिक QH ले लिया तो इथिन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। क्लियर है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन क्या क्या है, ब्रोमो इथेन से इथेन, ब्रोमो इथेन, ये बच्चे ने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये गलत है, ब्रोमो इथेन से बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखा, तो देखिए कैसे बनेगा। हमने ये ब्रोमो इथेन ले लिया और इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट, प्लेटिनम, प्लेडियम, निकेल कुछ भी ले लिया और H इस तरह से ले लिया, ये बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ये दोनों वापस बाहर निकल गया और ये इथेन बन गया, राइट। इस तरह से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं आप। ये यहाँ पर बनाया हुआ है CH3, ठीक है बच्चा, CH3, ये इथेन बन जाएगा, ठीक है। ये H की एडिशन करवा दी और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी रिएक्शन बिल्कुल सही है, ब्रोमो इथेन ले लिया और सिल्वर एसीटेट से इसकी रिएक्शन करवा दी, सिल्वर एसीटेट। तो Ag, ये Ag जो है ये Br को लेकर निकल जाएगा और ये ज्वाइन करके ये बना लेगा, कितना ईजी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, C2H6O6O2। ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। इन द सॉल्यूशन 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है बाय मास, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 80% क्या होगा, मास, सॉरी वाटर। 20% मतलब 20 ग्राम क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो उसका आप निकाल लीजिए 20 बाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए इथाइलिन ग्लाइकोल का, इजी लिख देता हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कितना, गिवन मास कितना हो गया, 20% है तो 20, गिवन मास 20। अब मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का तो वो 62 ग्राम आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो 62 आ गया। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए, ये गिवन मास कितना हो गया 80, क्योंकि 20% ही ना है बाय मास, तो 80 ग्राम क्या हो गया वाटर, और इसको 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब मोल फ्रैक्शन तो आपको निकालने आता है यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल, इजी क्या होगा, N ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय N ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, राइट, प्लस N ऑफ वाटर। तो हमने ऊपर में लिख दिया इथाइलिन ग्लाइकोल का N कितना हो जाएगा 20/62 और ये हो जाएगा 18/18, 80/18 और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर विटामिन्स क्या होता है और डिजीज ड्यू टू विटामिन डी, विटामिन के तो बहुत बार आया, विटामिन क्या होता है वो तो आपको लिख देना है। विटामिन का एग्जाम्पल भी बच्चे ने दिया हुआ है और उसकी वजह से क्या क्या, डी की वजह से रिकेट्स होता है और के की वजह से, विटामिन के की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर बोन्स कमजोर हो जाता है। आप देख लेना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, हमें तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, वही अगर रिकेट्स हो जाता है ना उसी को सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स बोलते हैं, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, विटामिन के की वजह से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर कार्बोहाइड्रेट्स गिव देयर क्लासिफिकेशन। तो बहुत बार पूछा गया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दोनों डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया, क्लासिकल डेफिनेशन एंड मॉडर्न कंसेप्ट और क्लासिकल कंसेप्ट दोनों आपको लिख देना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एक्चुअली 3 नंबर का उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज, बच्चे ने सही लिखा है, ऑलिगोसेक्राइड तो ये आपको डेफिनेशन देना है, जैसे सुक्रोज हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखें या शुगर स्वीटनेस के बेसिस पर, तो शुगर और नॉन शुगर स्वीटनेस के बेसिस पर, तो ग्लूकोज और यहाँ पर सुक्रोज हो जाएगा। ग्लूकोज और स्टार्च दे दो यहाँ पर, स्टार्च, ठीक है, नॉन शुगर में स्टार्च, ग्लाइकोजिन, ये सब। और यहाँ पर आता है रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ये भी आप लिख सकते हैं। रेड्यूसिंग शुगर में माल्टोज और ये सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो पूरे डिफाइन करें बच्चे, 3 नंबर तो मिलना ही मिलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हॉफमैन अमोनोलाइसिस क्या होता है।
और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस क्या होता है, पढ़ाया गया आपको, याद भी करवाया गया होगा क्लास में। हॉफमैन अमोनोलाइसिस मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, और पहले 1 डिग्री अमाइन बनता है, फिर 2 डिग्री, फिर से करवाते जाइए 3 डिग्री, और क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लिखना है आपको अमोनोलाइसिस में। दूसरा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में आपको 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है, RNH2 का फॉर्मेशन होता है। ये तो इसका देखिए कितना अच्छे से बच्चे ने सॉल्ट ट्रिक का यूज करके लिखा है, जबरदस्त तरीके से लिखा है, आपको भी पढ़ाया गया है, आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर अल्कोहल्स गिव टू प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चन हो क्या सकता है। अल्कोहल क्या हो सकता है, ये इसका एग्जांपल, ये CH2OH क्या लिखा, ये तो गलत है, ये 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल दिया बच्चे ने। पहला RX को एक्वस QH के साथ करवा दीजिए, SN रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट डाल दो, आपको पता है ना, एसिड से अल्कोहल, एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, बैक होना है, रिडक्शन करवाते चले जाएंगे, आराम से बन, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवा दिया बच्चे ने, बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, मैं आपको समझाऊं कि बच्चे ने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, 3 नंबर का है ना बच्चा, 3 नंबर का है, जनरल एक्सप्रेशन तो देना है, देना बहुत अच्छे से लिखे आपने जनरल एक्सप्रेशन, लेकिन आपको एक एक एग्जाम्पल भी देना है, एक एक एग्जाम्पल भी देना है। जैसे RCOOH यहाँ पे दे दीजिए ना, CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पर LiLH, तो जितना कार्बन है उतना कार्बन का अल्कोहल बना देना है, CH3CH2OH, राइट। तो इस तरह से बना के लिखना है आपको LiOH के प्रेजेंस में, राइट। तो एक एग्जाम्पल भी देना जरूरी है, थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना, ठीक है ना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन करना आपको फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया गया, राइट। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेट कम हो जाता है सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, तो वो आप एक्सप्रेस कर देंगे। दूसरा बात, यहाँ पर एक चीज और छूटा, 5 नंबर का है ना बच्चा, तो आप यहाँ पे ग्राफ तो बनाओ, ग्राफ भी नहीं बनाया। अब मैं ग्राफ बनाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो ग्राफ आप खुद से बनाएंगे, ग्राफ बनाना जरूरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है। तो ये ग्राफ भी बनाना है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पर KF को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, लिख लोगे यहाँ पर। अच्छा, एक आगे देखिए बच्चा ने अच्छे तरीके से और भी एक्सप्लेन करे, यहाँ पर ये ले लिया सॉल्वेंट T, यहाँ पे T1, तो T नोट डेल्टा TF, सॉरी बच्चा, ग्राफ तो बनाया हुआ बच्चा ने, वेरी गुड, बच्चे ने ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, डेल्टा TF, ये डेल्टा TF हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से ग्राफ बनाना है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, देखो बहुत ही जबरदस्त, मैंने देखा नहीं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बच्चे ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करे हैं यहाँ पर, देख लो यूनिट भी लिखा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का, है ना, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर KF ये बाद में जाके पूरा ड्राइव करे बच्चे ने, बहुत जबरदस्त, इसीलिए बच्चे को 5 नंबर मिले हैं यहाँ पर, राइट। तो ये पूरा एक्सप्लेन करना आपको, समझ जाओ, राइट, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय एब्नॉर्मल मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन आप, एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि जो उसका सॉल्यूशन में जाने से पहले मास, और जब वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड को, इलेक्ट्रोलाइटिक को, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड को आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को पानी में ऐड करते हैं तो उसका मोलर मास या तो बढ़ जाता है या तो डिक्रीज कर जाता है। वो क्यों होता है, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दैट ऑब्टेन्ड मास इज कॉल्ड एब्नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे, यहाँ पर पूरी कहानी इसकी लिखनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर एब्नॉर्मल मास का क्या रिलेशन होता है, कैसे मॉडिफाई करते हैं, आप ये सब खुद लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चा, वो क्वेश्चन है व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और इट इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसे कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, बच्चे ने एक्सप्लेन किया, वो मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से नोट करते हैं, राइट, 1 मोलर के लिए। उसके बाद ये लैम्डा एम बच्चे लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद जो लैम्डा एम होता है K इंटू, मतलब कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम होता है, ये भी आप देखिए गिवन में लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद बच्चे ने इसका यूनिट तक लिखा है, बहुत अच्छे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होता है, 1, और यहाँ पर अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है और कंडक्टेंस भी बढ़ता है, सब कुछ लिखा है। अल्फा की वैल्यू 100% डिसोसिएशन होता है यहाँ पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होता है, लेस देन 1 होता है। यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी का अगर केस करूँ यहाँ पर, तो मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और ये अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी तो क्योंकि मोलरिटी नीचे आता है तो मोलरिटी कम हो जाएगा, है ना, और लैम्डा एम की वैल्यू क्या कर जाएगा, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा। ये सब आप देख लीजिएगा, यहाँ से मोलरिटी कम होगा तो लैम्डा एम तो इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है K इंटू 1/100 पर मोलरिटी कम हो गया तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी की बात है यहाँ पर, कंडक्टिविटी
तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मिटी घट जाएगा, है ना। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में नॉर्मिटी आता है, तो नॉर्मिटी घट जाएगा, नॉर्मिटी घटेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, है ना। ये सब आपको यहाँ पर पूरे अच्छे से बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, तो ये सब आपको मेंशन कर लेना है, नोट्स में ऑलरेडी आपको लिखा हुआ, ऑलरेडी पढ़ाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन। हाउ इट इज रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया। जब एक मेटल रॉड को आप किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, किसके बीच में, वो मेटल इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बीच में, है ना। वो आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अब यहाँ पर हमने आपको बताया था दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, है ना, दो तरह के होते हैं, SRP और SOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करना था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के लिए डायग्राम आपको बना के हमने बताया हुआ है और आपको सर भी पढ़ाए होंगे डायग्राम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है। तो बच्चे ने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दिया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, एक मेटल है, मेटल आयन जो n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, Mn है। अच्छा बच्चे ने कट बहुत किया, तो इतना कट मत करना बच्चा, Mn प्लस है जो कि n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और m सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है रिडक्शन, और जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, RP। और अगर स्टैंडर्ड के केस में हो रहा है तो SRP बोल देंगे उसको, राइट। ये सब आपको लिखना है। उसके लिए अगर आपको सेल EMF ऑफ सेल का वैल्यू लिखना है तो आप नर्स्ट इक्वेशन फॉलो कर लीजिए। ई सेल क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF। ठीक है, Ln, अच्छा देखो Ln लिया है 2.303 नहीं लेंगे, ठीक है, तो Ln ले लिया इसलिए 2.30 नहीं लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, सॉलिड, M सॉलिड, और रिएक्टेंट कौन है, Mn प्लस, ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर Mn प्लस आ जाएगा और यहाँ M सॉलिड हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 लेते हैं, M सॉलिड का वैल्यू कितना ले लेते हैं 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख दिया। EMF ऑफ ई सेल, तो E Mn प्लस M, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिडक्शन में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो M ये रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो इसलिए Mn प्लस M लिया है। देखो यहाँ पे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, Mn प्लस और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, M में, मतलब Mn प्लस किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसलिए क्लियर है यहाँ तक। ये बच्चे ने अच्छे से लिखा है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोड EMF ऑफ सेल लिख सकते हैं, किस केस में, रिडक्शन पोटेंशियल के केस में, इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल, है ना, और कैसे, रिडक्शन पोटेंशियल के केस में, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और ये RT NF ये बिल्कुल सही लिखा है, इस तरह से क्लियर हो गया। RT को Ln नेचुरल लॉग को log 10 में ले गया, तो यहाँ पर 2.303 लगा दिया। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पता है आपको यहाँ पर वैल्यू कितना होता है, जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, किसकी, n को हटा दो, n का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाता है माइनस 0.06 आ जाता है ना, डिवाइडेड बाई f हो जाएगा, सॉरी f नहीं n, f तो 96500 ले लिया, n आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ पर देखो सॉलिड के लिए वैल्यू 1 पुट कर दिया, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इस तरह से ये सारा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखो 1, और ये देखो, हाँ सॉरी यहाँ पर वैल्यू ने बिल्कुल लिखा है, देखो माइनस 0.0591, मतलब 0.06 आप मान सकते हैं इसको, जो मैंने यहाँ पर 0.06 लिया था, है ना, ये 0.06 आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया बच्चे ने, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेट किया है। और यहाँ पर m की वैल्यू, ये जो सॉलिड था इसका वैल्यू, सॉलिड देख रहे हो यहाँ पर, सॉलिड यहाँ पर इसका वैल्यू कितना ले लिया, m सॉलिड का वैल्यू कितना ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि इसको 1 मान लेना होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छे, और ये f क्या होता है, t क्या है, r क्या है, सब लिखा है बच्चे ने, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बहुत अच्छे से मेंशन करें, तो आपको इस तरह से लिखना है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, देख लेना, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। गिव टू प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाउ इट विल रिएक्ट, एसिटिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, और P2 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड और अल्कोहल, पता है ना आपको, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। चलो पहले देख लेते हैं शुरू से, एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन करें, इसने एक एग्जांपल भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रिपरेशन की मेथड करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या ले लिया हमने, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग केमेनोफोर डाल दो, एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए तो एसिड पे ही जाके छोड़ेगा वो, ठीक है, तो ये बना लेगा। उसके बाद ये एक जनरल एक्सप्रेशन था, यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया बच्चे ने, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल बेंजीन ले सकते हैं, और केमेनोफोर डालेंगे तो सीधा वो
किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। लेकिन रीजन है यहाँ पर एक बात और यहाँ पर केस याद रखना है कि अल्काइल बेंजीन के केस में जो अल्काइल है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, मतलब जो पहला सी है बेंजीन के पास जो सी होगा उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर सी के पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये बच्चे ने एग्जाम्पल दे दिया, बहुत ही जबरदस्त, देखो सी के पास 3 H है तो आराम से हो जाएगा, राइट। उसके बाद एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं हम अल्कोहल के साथ, तो एस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा, बहुत ही जबरदस्त बच्चे ने लिखा है। उसके बाद P2O5 एक क्या है, क्या है बताओ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या है ये, डिहाइड्रेटिंग है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, बहुत ही जबरदस्त, और यहाँ पे एनहाइड्रस का फॉर्मेशन हो जाता है, एनहाइड्रेट बना लेगा, एनहाइड्रस, है ना। 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड ले लेंगे, जो भी एसिड ले रहे हो आप, जो भी एसिड ले वो 2 बार लेना है, चाहे प्रोपेनोइक एसिड ले लो, ब्यूटानोइक एसिड ले लो, 2 बार ले लो और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, और ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से 5 नंबर देखो आराम से बच्चे को मिले, टू दी पॉइंट लिखा है, जबरदस्त लिखा है। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपने बहुत बार पढ़ा है, हम ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, यू विल डू योरसेल्फ। गिव द विफ अकाउंट अबाउट कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, जानते होंगे आप। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जानते होंगे आप। और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, ये भी जानते होंगे आप, राइट। तो ये 3 रिएक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यू विल डू योरसेल्फ, बहुत बार कर चुके हैं, उम्मीद है आपको आता भी होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप सर से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं पे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, बना के दिखाऊं, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग जबरदस्त तरीके से मेहनत करें। आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉन मेडिकल के केस में पहला पेपर आपका केमिस्ट्री होगा, तो पूरा जी जान लगा दो, वी विल डू द बेस्ट। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।